कानियाल गांव, जहां पर फिजिकल मीटिंग चल रही है। वहां की सरपंच सारिका जी और गांव के गणमान्य व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग युवा सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम का आगाज दीप प्रज्वलित करके किया गया और हम एक मिशन को लेकर चले हैं। तो एक आज जो है बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक दिन होगा 15 अगस्त का, जिस दिन हम जो है एक नई डेमोक्रेसी की व्यवस्था की परिकल्पना जो 1992 में की गई थी, और उसके अंदर सभी गांव के लोगों को दी गई थी और ऐसा पार्टिसिपेशन का जो डेमोक्रेसी का मेथड था, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स से पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट का मेथड था, उसको लागू करने का जो प्रयास किया गया था संसद के द्वारा 1992 में, जो अभी तक आज तक लागू नहीं हो गया, उस चिंतन को लेकर के दीप प्रज्वलित करके हम इस बात को भारत भर में फैलाने का प्रयास करने के लिए प्रथमतः हम उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कानियाल गांव से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को हमारी यात्रा नागौर के, जहां की पंचायत राज की स्थापना हुई थी, वहां पे हम करने के बाद में हम एक आंदोलन के स्वरूप या हम सलाह के स्वरूप या हम एक गाइडलाइन के तहत हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी बात को मैं लेते हुए, इसी बात को जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में आप सभी के सहयोग को मानते हुए मैं अब सानियाल जो शामली गांव के जो हैं वहां के लोगों को, मैडम सारिका भी हमारे बीच में है, मैडम सारिका जी से मैं निवेदन चाहूंगा कि सारिका जी, आपको ने 29 विषयों का एक चार्ज दिया था, लेकिन एक विडंबना रही कि राज्य सरकारों ने पंचायतों को वो पावर हैंड ओवर नहीं किए, जिसके कारण से असहाय ग्राम पंचायतें रही। आप वहां की प्रधान जरूर हैं, लेकिन आपके पावर को कर्टेल किया गया राज्य सरकारों के लिए। उसका आपने दीप प्रज्वलित करके और इस गांव से जो मिशन चालू किया है, उसी मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए बता रहे हैं और सब आप सबको बताने के लिए कि हमारे जो 29 विषय हैं वो आखिर हैं क्या, और हम उसमें अपनी एक नई पहल, नई तरीका क्या कर सकते हैं, इस बात को मैं 15 मिनट में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला विषय है कृषि, और कृषि का विषय राज्यों ने छीन रखा है और राज्यों के से अभी अभी कृषि बिल बना करके सेंटर ने छीन लिया है। तो ये कृषि का विषय जो है हमारी पंचायतों का विषय है, इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर बागवानी और कृषि दोनों लिए गए हैं, इनके विकास और उनके डेवलपमेंट की जो बात है। दूसरा विषय, पंचायतों को जो दूसरा पावर दिया गया है वो है भूमि सुधार का, बंजर भूमि का विकास, चारागाहों का विकास, उनका रखरखाव, और जो अतिक्रमण हो या संक्रमण हो तो उनको रोकने के लिए पंचायतों के पास में फुल पावर है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इसके अंदर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टांग है। बाद में तीसरा विषय होता है लघु सिंचाई का। 50 एकड़ तक की जो जमीन है, उस 50 एकड़ तक के बांध जो है ग्राम पंचायत के अंडर में है, ग्राम पंचायत ही उनकी रखरखाव करनी चाहिए, लेकिन विडंबना है कि वो बांध भी इनके पास में नहीं है। बाद में चौथा जो विषय इनको दिया गया है पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन। इनके अंदर ये दिया गया कि पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास करने के लिए, और इनको जो भी है इनको डेयरी स्थापित के लिए और कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोग्रेस के लिए दिया गया। ये विषय भी आपका तीनों कानूनों बिलों के अंदर डाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट ने इतने दिन तक दबाए रखा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां अपने पास में ले गई, विषय वहां ले गया और हमें वापस सेंटर से और स्टेट से पंचायतों के पास लाने का प्रयास इस दीप प्रज्वलन के साथ में किया गया है। पांचवा मछली पालन है, जहां कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो गांव के लोग मछली पालन का प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। और छठा जो है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, ये फॉरेस्ट्री का जो है सोशल फॉरेस्ट्री, इसके बारे में है। सातवां विषय लघु वन है, छोटे जो फॉरेस्ट हैं वो भी उनके पास में है, गांव वालों के पास में है, पंचायत के पास में है। आठवां विषय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व लघु उद्योग।
ये यूनिट्स भी हमारे एमएसएमई के तहत गांव के तहत लगती है, गांव के पास चार्ज में है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि इन सबके डिपार्टमेंट और उनके सारे दूसरी जगह चले गए। नम्मा विषय खादी ग्राम और कुटीर उद्योग का है, जहां की हम अपना के और अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेचने की व्यवस्था कर सकते हैं। 10वां विषय है ग्रामीण आवेश का। जो ग्रामीण की जो जमीन है यानी आबादी की जमीन है वो आपके पास में रहेगी और उसके आप पट्टे दोगे करोगे, ये व्यवस्था है जो सरपंच के पास में या प्रधान, जो यूपी में प्रधान कहते हैं। और 11वां विषय है पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए। 12वां है ईंधन और चारे के लिए, ये ग्राम पंचायतों के मैं पावर बता रहा हूं। और 13वां है सड़क पुलिया जलमार्ग और जितने हैं उनका भी रख रखाव और इनको मेंटेन करना भी पंचायत के हैं। और 14वां है बिजली का पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे प्रधान के पास में रहेगा। और 15वां है गैर पारंपरिक ऊर्जा है, जो आपका सोलर से या दूसरे विंड से इनसे जो है उनका है। 16वां गरीबी के उन्मूलन के लिए कि गांव की पूरी पंचायत, गांव की पूरी ग्राम सभा इनको अधिकार है। 18वां तकनीकी प्रशिक्षण व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा के मामले में मैं बता दूं कि सुबह में एक देख रहा था, एक आसाम में एक गांव है जिस गांव ने पूरे गांव की प्लास्टिक को इकट्ठा करके और उसको रिसाइकल करके उसकी ईंटें बना करके और एक स्कूल शुरू कर दिया बहुत पहाड़ी और तलहटी के अंदर। तो हम ये व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के तहत में प्लास्टिक फ्री का गांव ले सकते हैं। और जैसा कई गांवों के अंदर गोबर को इकट्ठा करके और गोबर का कलेक्शन करवा के, जैसे छत्तीसगढ़ का राज्य जो है 2 रुपए किलो गोबर खरीदता है, इस तरह की व्यवस्थाएं भी ये हम कर सकते हैं। 20वां है पुस्तकालय का। गांव के अंदर पुस्तकालय खोलने का भी हमारे पास में अधिकार है। और 21वां सांस्कृतिक गतिविधियों का। 22वां है बाजार वे मेले। मैं यहाँ रोक रहा हूं कि 29 में से कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम अपने आप में राइट मानते हुए, अपने अधिकार मानते हुए अपने हाथ में ले सकते हैं। लाइब्रेरी खोलने के लिए कोई बहुत बड़ी मनाही नहीं है, हम लाइब्रेरी खोल सकते हैं, हमारी ग्राम पंचायतें इसमें हाथ डाल सकती है। 21वां सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसमें खेल भी शामिल है। इन गतिविधियों के ऊपर भी कोई बहुत बड़े डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमें इस मामले में आगे बढ़ करके और सांस्कृतिक गतिविधियों में पंचायतों में लेना चाहिए, इनमें इनाम रखना चाहिए, मेले लगा करके हमारे बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए आगे आना चाहिए। बाजार व मेले, हर गांव में बाजार की स्थापना हो, सब्जी की, दूसरे तीसरे की और कोऑपरेटिव सेटअप पे हो और मेले हो, तो ये हम कर सकते हैं। ये सरकार 29 में दे या नहीं दे, लेकिन कुछ पंचायतों का भी दायित्व बनता है कि अधिकार हमेशा छीने जाते हैं, अधिकार दिए नहीं जाते हैं, छीने जाते हैं। छीनने के तहत कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का फाइनेंस की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। गांव के लोग बैठ करके वो एक ग्राम सभा का निर्माण करके और उस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। हॉस्पिटल, पीएचसी और ये सब आपके अंडर में है। तो परिवार कल्याण आपके अंडर में है, महिला और बाल विकास आपके अंडर में है, विकलांग और मंदबुद्धि के जो हैं वो भी आपके अंडर में है, एससी एसटी कमजोर वर्ग है इसका भी आपके अंडर में है, पीडीएस सिस्टम ये गेहूं बांटना है ये भी आपके अंडर में है, और सामुदायिक संपत्ति यानी आपके गांव में जो भी संपत्ति है उसकी रखवाली करना भी आपके अंडर में है। मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विषय तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 29 फिक्स है, राज्यों ने अलग अलग कानून बना करके कुछ इसमें और भी एडिशनल अल्टरेशन कर रखा है। अल्टरेशन तो नहीं कर सकते लेकिन एडिशन कर सका, जैसे राजस्थान ने शराब की दुकान के मामले में भी पंचायत का लिख रखा है, दिया तो नहीं है लेकिन वो लिख रखा है। इस तरीके का मैं पंचायत का एक पढ़ रहा था। एक व्यवस्था आपको ये दी गई है कि गांव को, गांव की पंचायत को, गांव की ग्राम सभा को 29 मामलों में हस्तक्षेप करके उनके ऊपर एकाधिकार करके उनके ऊपर काम करने का अधिकार है। लेकिन बड़ी ही विडंबना के और बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि भारत के किसी भी राज्य में, राजस्थान ने एक बार 5 दिए थे 29 में से, वो भी वापस लगभग छीन लिए। उसमें बड़ी टांग ब्यूरोक्रेट की टांग थी और अंत में तंग आकर गए, सरपंच भी तंग हो गए, वो वापस हैंड आउट टाइप है, कोई चलाने वाली बात नहीं है। बस वो जाके स्कूल का एक राउंड कर लो, आपको शिक्षा दे दी है तो हॉस्पिटल का राउंड कर लो, उनकी हाजिरी लेके लड़ाई कर लो, लेकिन बजट, उसका मैनेजमेंट, उसके अंदर अपनी दखल और ये इस तरह की व्यवस्थाएं ये सरकारें देती नहीं है और अपने कब्जे में रखती है।
और इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों का अपना हक छीन रहा है और गांव का हक जो है राज्य छीन रहे हैं, और ये इस प्रकार से आ नहीं सकते हैं। आप लोगों को टैक्स लगाने के भी पावर है, लगा करके इनकम करने का भी पावर है। आप लोगों को कई तरह की ऐसी मतलब व्यवस्थाएं हैं, जैसे उनकी बोली लगा करके आपके गांव की संपत्ति है, कोई लकड़ियां हैं या ऐसे हैं, आप कोऑपरेटिव संस्थाओं के तहत अपना जो कोई भी बाजार बना करके उस सिस्टम को जमा सकते हो। ये जो बिल आया है वो पूरा का पूरा कोऑपरेटिव वाला जो बिल और ये किसानों वाला बिल आया है, वो लगभग आपके चार्ज का विषय है ये 29 के अंदर। अब इनको लड़ने के लिए सरपंच साहिबान आगे रहेंगे और लड़ने के लिए ग्राम सभा का निर्माण किया जाएगा। जो मैं चाहूंगा कि जो हम मीटिंगें ले रहे हैं उनमें आप लोग कोशिश करिए ग्राम सभा ज्यादा से ज्यादा लोगों से बने, और इन विषयों को कब्जा करने के लिए आज ये आगाज हो चुका है हमारे बीच में। और हमने जो है ये एक दीप जला करके, और इस दीपक को एक नई आजादी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का रूप होगी, जिसके अंदर हर व्यक्ति भागीदार निभाएगा, उस बात को कायम करने के लिए आज जो शामली का गांव है कान्याल, वहां पे हम उपस्थित हैं सभी, और एक दर्शक के रूप में हैं। और एक जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन है, हर राज्य के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की व्यवस्था है, और उसके अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन में 5 व्यक्ति होते हैं, उनसे पैसा आता है। राजस्थान का मैं बता दूं कि पूरा जो राज्य का पैसा कलेक्शन होता है उसका 7.182% पंचायतों को दिया जाता है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत दोनों को। तो उसमें से म्युनिसिपैलिटी को 25% और बाकी का इनके पास में। ये लोग क्या करते हैं, कुर्सी टेबल खरीद के या अपने गाड़ी घोड़े खरीद के और वहां पे अपनी व्यवस्था को पैसा खर्च कर देते हैं। गांव तक वो पैसा उसमें से 7.182% में से करीब आधा ही पहुंच पाता है विकास के नाम पे। कुछ सेंटर की स्कीमें हैं जिनसे ये काम चलाते हैं। तो हमें जागना होगा, हमें प्रयास करना होगा, हमारे इस दीप को हम बुझने नहीं देंगे। ये हमारा मिशन के तहत है, और ये मिशन अब आपके गांव से चल करके हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में होते हुए करीब 10 गांव मिनिमम हम कवर करेंगे। उसके बाद में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में, जहां से ये पंचायत राज स्थापना हुई थी नेहरू जी के टाइम में 59 में, वहां से हम करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और वीरेश जी तरार, मैडम शालिनी जी और गांव के जितने भी नमन योग्य जो वहां मौजूद लोग हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि आप इन बातों पे चिंतन करें। बीच में कभी कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो हम आपको पूछने के तौर पे जब आप हमें इजाजत देंगे उसी बात पे कहेंगे। तो मैं चाहूंगा वीरेश जी का, आपका यदि नेट सही काम कर रहा हो और आप उसमें कमेंट्री के तौर भी दें, कौन कौन लोग उपस्थित हुए, क्या वहां की व्यवस्था है, क्या वहां का चिंतन है, और लोगों के चिंतन को हमें सुनाएं कि इन 29 विषयों को प्राप्त करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम आपके साथ कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए, पूरे भारत भर का भ्रमण करते हुए इस डेमोक्रेसी की स्थापना में आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। ओवर टू वीरेश जी तरार। धन्यवाद अफगान राम जी, बहुत बढ़िया संबोधन आपका रहा। आपने गांव वालों को बताया कि किस प्रकार 29 विषय दिए गए हैं चिंतन के लिए। मैं आपको प्रारंभिक बातें जो नेट खराब होने की वजह से नहीं बता, बाकी जो यहाँ आयोजन किया गया है युवाओं के द्वारा ये आयोजन किया गया है, जो युवा टीम है कल्याण गांव की, उसका ये आयोजन है। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं श्री धर्मवीर सिंह जी, मेरे बराबर में विद्यमान है। और इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो धर्मवीर सिंह जी मेरी बराबर में मौजूद हैं। और इसके अलावा ग्राम प्रधान तारिका जी हैं, इनके आगे जो बैठी हैं ये यहाँ ग्राम प्रधान है। और इसके अलावा कांता जी हैं, ये वरिष्ठ सदस्य है गांव की, वरिष्ठ सदस्य है गांव की, और इन्होंने भी प्रज्वलित किया है आज इस मिशन का। इस मिशन का तो हमने नाम दिया है इस मिशन को, इसका नाम है, ये आपको ये सभा के लोग हम दिखा रहे हैं सामने, ग्रामीण बैठे हुए हैं मेरे,
अपने अपने वार्ड से कुछ मेंबर है, महिलाएं हैं अग्रिम पंक्ति में, हुआ है पीछे अनिल चौधरी जी हैं और इसके अलावा सचिन बाबा जी हैं, उनके द्वारा भी मुझे मोटिवेट किया गया था इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और उन्हीं की पहल पर मैं ये कार्यक्रम यहाँ कर पा रहा हूँ आज। तो मैं ग्रामीणों को भी बताना चाहूंगा कि जैसा कि पूर्व प्रस्तावित था, हम लोगों ने भारत ग्राम स्वाधीनता अभियान के नाम से ये कार्यक्रम शुरू किया है। अभी तक माना जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को, आज के 75 साल पहले हमने आजादी प्राप्त की थी, लेकिन अपना था ग्राम स्वराज का के सत्ता गांव की दहली से होते हुए, और उसमें ग्रामीणों का एक उचित भागीदारी रहेगी। वो जाहिर है कि हम वो मिशन हासिल नहीं कर पाए। बीच में तो सेंटर की रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद राज्य का रिप्रेजेंटेशन होता है और उनकी सरकारें होती हैं, उनके द्वारा बराबर अधिकारों का अतिक्रमण किया गया और जो विकास की रोशनी निचले पायदान तक गांव के पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई। इस बीच में संशोधन हुए, 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी ने किया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। तब 1992 में ये प्रॉपरली एक संविधान संशोधन हुआ, जिसको 73वां संशोधन के नाम से हम जानते हैं। और अभी जो आपने 29 विषय बताए हैं, एक संशोधन के अंतर्गत ये अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं कि वे अपने ग्रास रूट पर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप और अपनी चारों ओर की परिस्थितियों को देखते हुए, अपने संसाधनों को देखते हुए अपनी विकास की योजनाएं तय कर सकते हैं। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का दायित्व है कि वे ग्रामीणों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर चिंतन करते हुए यथानुसार जो राजस्व का आवंटन, जो राजस्व एकत्रित होता है शहरी स्तर से या अपने देश से, राज्य वित्त आयोग के द्वारा और केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा एक उचित प्रतिशत निर्धारण करते हुए वो आवंटित किया जाए और ग्राम सभा और जो नगर पंचायतें हैं उनका विकास उसके द्वारा सुनिश्चित किया जाए। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। संविधान के सर्वथा विरुद्ध होती है। एक तो हम एक शासन की मॉलिक्यूलर यूनिट के रूप में देखते हैं, यानी एक गांव एक आणविक इकाई है विकास की, एक सरकार की, जो सरकार हमने गठित की है। ग्राम होता है और ग्राम से ही वो सीढ़ी सत्ता की शुरू होती है। इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात आई तो 33% भागीदारी महिलाओं की उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 20 राज्य देश के ऐसे भी हैं भागीदारी को बढ़ाकर 50% तक किया गया है। हमें देखना है कि क्या वो भागीदारी सही तरीके से हो पा रही है, क्या वो महिलाएं जिनके विकास के लिए या जिनके द्वारा विकास के लिए प्रावधान संविधान में किया गया है, क्या वो समुचित तरीके से हो रहा है। इस कल्याण गांव में मैं बैठा हूँ, इसकी ग्राम प्रधान सारिका जी है जो यहाँ विराजमान है मेरे साथ में, इकोनॉमिक्स से है और वो अपने गांव में विधिवत योजनाओं को लागू कर पा रही है। उनमें इतनी सामर्थ्य भी है कि वो जान पा रही है कि पूर्व प्रधानों ने यहाँ विकास योजनाओं को किस तरीके से चलाया, वहाँ कुछ कमी रही तो उसको पूरा करना चाहती है। जितना संक्षिप्त वार्तालाप मेरा उनके साथ हुआ, मैंने ये देखा कि वो उनमें एक जबरदस्त लालसा है। वो समझ पा रही है कि यहाँ हमें शमशान भूमि का भी विकास करना है, हमें यहाँ सड़कों का भी विकास करना है। नालियां अगर नहीं होंगी तो जल भराव होगा, उससे बीमारियां फैलेंगी। वो स्वास्थ्य मिशन के बारे में भी जानना चाहती है कि वो भी इस बात से प्रताड़ित है कि उनको जो ग्राम सचिव है उसके निर्देशानुसार चलना होता है। की गई है कि जो प्रशासनिक मशीनरी है वो आज भी मिशन है स्वराज का, जो मिशन है हमारा गणराज्य का, जो मिशन है हमारा गणतंत्र का, जो मिशन है स्वाधीनता का, उसमें आज भी प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार रोड अटकाए जा रहे हैं और वो दूर नहीं हो पा रहे हैं। इसके सबसे पहली आवश्यकता हमने ये महसूस की कि ग्राम सभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या जो खास तौर से गांव के ग्रामीण हैं, जो वोटर हैं, उनको ये जान लेना बेहद आवश्यक है कि क्या अधिकार संविधान हमें देता है विकास के लिए। 29 विषय आपने समझाए हैं। से निवेदन करूंगा, आज इस मंच से बड़े मंच पर हम इस समय विद्यमान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से फूल कुमार जी शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं, या तो जुड़ेंगे या तो उनको ये बाद में हम भेज देंगे।
एक हम ब्रीफिंग तैयार करेंगे, उस ब्रीफिंग से वो जान पाएंगे और वहां से उनको मिलेगा, एक मोटिवेशन उनको मिलेगा कि अलग अलग गांव तक ये आवाज हमारी पहुंचेगी जो हम यहाँ पर उठा पा रहे हैं कि जो युवा है या जो महिलाएं हैं शिक्षित, या जो गांव का शिक्षित वर्ग है, जो निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, वो विधिवत रूप से जान पाए कि अधिकार दिए क्या गए हैं, संविधान क्या कहता है। संविधान में संशोधन होकर के जो 100 विषय केंद्र सरकार के अधीन होते थे और लगभग 65 विषय राज्य के अधीन होते थे और लगभग इतने ही विषय दोनों के संयुक्त रूप से होते थे, इसमें से 29 विषय गांवों को हस्तांतरित किए गए हैं, लेकिन ग्रामवासी उनके बारे में जानते नहीं है। हमारा मिशन केवल ये है कि हम ग्रामवासियों को बताएं, जैसे कि आज आपने बताया है कि 29 विषय हैं जिन पर उनको विचार करना चाहिए, जिन पर उनको योजनाएं बनानी चाहिए, कार्यक्रम देने चाहिए, बनाने चाहिए, पर अहम भूमिका निभा सकता है। मेरे सामने यहाँ जो हमारा इजलास है इसमें अरुण कुमार जी है, सचिन बाबा जी है और दूसरे बहुत से युवा है जिनके ग्राम सभा की निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं भी है, लेकिन इसमें बहुत उनको जानकारी ही नहीं है कि संविधान में हमें अधिकार क्या दिए गए हैं। ये निवेदन करूंगा कि जो भी ऐसे लोग हमारे मंच से जुड़े हुए हैं वो अपने अपने गांव में इस तरह की जागृति फैलाएं कि वो संविधान के बारे में जान सकें। कुछ लिटरेचर थोड़ा बहुत हमने तैयार किया है, उसको उसका आवंटन किया जाए या तो प्रेरित करें। आजकल गूगल पर सारी चीजें उपलब्ध है, जो भी शिक्षित युवा दिन भर चलाते हैं अपना इंटरनेट, उस पर वो खोज सकते हैं कि ग्राम सभाओं को क्या विकास करते हैं, क्या शुरुआत में 40 अनुसूची संविधान में जो राज्यों को अधिकार दिया गया है उसका चयन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारियां लेकर के एक समुचित कार्यक्रम चलाया जा सकता है पूरे भारत में। जो नाम मैं दे करके चला हूँ, इसकी शुरुआत, ऐतिहासिक शुरुआत आज कल्याण गांव से हो रही है और ये तो मैं समझता हूँ तक जाएगा और इसकी रोशनी में आने वाले वर्षों में हम एक बड़ी व्यवस्था, एक बड़ा अभियान देख पाएंगे, जागृत होकर हुए भारत देख पाएंगे, एक विकसित भारत का सपना जो महात्मा गांधी ने संजोया था, जो चौधरी चरण सिंह जी ने राम जी आदि ने संजोया, जो बिहार में संजोया, उन सब का एक संयुक्त साकार हो सकता है। कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को इसी रूप में शुरुआत कर रहे हैं, ऐतिहासिक शुरुआत मैं इसको मानता हूँ। आने वाले इतिहास में कभी ये कहा जाए 21 का दिन कल्याण गांव की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी, स्वाधीन ग्राम भारत राज्य के रूप में हम देखेंगे आने वाले समय में हो सकता है उसमें अपनी आयु के हिसाब से, लेकिन आज जिन युवाओं को इस माध्यम से समझा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, मैं समझता हूँ कि वह सब लोग समझ पाएंगे और इसी को सम्मिलित करके रखेंगे और इस गांव का नाम मैं दोबारा दोहराऊं, शामली ये कल्याण गांव है जहाँ से शुरुआत होती है। युवाओं की टीम से सारे काम कर रहे हैं, इसमें पिछले 2 साल से मैं देख पा रहा था, मैंने इसलिए इस गांव का चुनाव मिशन की शुरुआत के लिए किया और पहली ही साल पर इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि आके निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, पूर्व प्रतिनिधि भी हैं और इसमें बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है। मैं समझता हूँ हनुमान राम जी ये मिशन आपका सफल होगा, मैं एक सुखद इसमें कामना करता हूँ। मैं अगर आपकी आदेश हो तो मैं श्रीमती सारिका जी जो ग्राम प्रधान है गाँव की, उनका भविष्य का एक संबोधन मैं वीरेश जी 1 मिनट के लिए आपको रोकते हुए सारिका जी को मैं भी बुलाना चाह रहा था, लेकिन मैं एक निवेदन करके बुलाना चाह रहा था, आप उनको सुनाइए, गांव के लोगों को भी सुनाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फूल कुमार जी हमारे बीच में फ्रांस से जुड़ चुके हैं, वो भी मैं उनकी भी कंसेंट लेना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 29 विषयों के अंदर एक विषय पुस्तकालय का है जिसमें सरकार को कोई ऐसी दखल नहीं है, हम हमारी इच्छा शक्ति है और हम चाहें, और बताऊंगा कि हम लोग जो है वो भी लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करने के सहयोग कर सकते हैं, भवन कहीं भी हो सकता है। एक विषय सांस्कृतिक गतिविधि का है, मैडम को हम ये चाहेंगे कि 29 विषय में सांस्कृतिक गतिविधि के मामले में
इस गांव में वो हमें क्या मार्ग निर्देशन दे हाँ जी, कर दिया मैंने, तरीके से। कर दिया मैंने। तीसरा बाजार और मेले लगाने का है। मैंने इनको स्पेशली 3 ये जो इनके पावर हैं इनको टिक किया था कि या इनके अंदर बाजार लगाना, तो ग्राम सभा में बात होकर के, और आज हम आपसे अपेक्षा चाहेंगे इस गांव से कि ये 3 काम, पुस्तकालय की स्थापना, सांस्कृतिक गतिविधि के तहत कोई अपना कार्यक्रम, और बाजार या मेला लगाने की कोई उनकी कोई अपना वहां पे कोई हो स्पेशल, तो इसके बारे में सारिका जी कहते हुए या आपके कोई दूसरे कोई बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हुए इस बात पे डिस्कशन करके हम ये अपेक्षा करेंगे कि इस गांव में आज के इस दीप प्रज्वलन के साथ साथ की स्थापना हो जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत भी हम इवेंट ले सकते हैं। हमारे जो कल्चर है उसको जिंदा करने के लिए गांव की कोई स्पेसिफिक है, मेला लगाने के अंदर भी गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं उनके अंदर भी, तो ये जो है इनके प्रधान इनके पावर है। दूसरे विशेष नोटिफिकेशन देख लिया जाए पहले, तो ये जो चीज है इनको भी कोई बात कहें या इनके दिमाग में कोई और योजना हो वो भी हम बताएं ताकि आगे के गांवों में बताएं। आपका ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय मिशन बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी हम बीच में जोड़ रहे हैं। तो वीरेश जी सारिका जी को और या जो भी इन बातों को ले उनमें भी आगे का संचालन आपको ओवर टू वीरेश जी। वीरेश जी स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देख लें। एक मिनट लाल सिंह जी इनको चलने दें। बोलने दीजिए, लाल सिंह जी साहब के काम की बात कर रहे हैं। हाँ ये संडे को अपन डिस्कशन करेंगे कि इन बातों को कहाँ ले। आज इनको फ्री हैंड काम करने दो, हमने रिक्वेस्ट की है। आप बताइए आप सारिका जी, या आपके कोई भी युवाओं में से, या मैंने अपनी बात को थोड़ा समित किया है तो थोड़ा डिस्कशन आते हुए टाइप के रूप में चला ये ग्राम सभा के रूप में इसको हम आपका। हाँ जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो आपको कारण बताएंगे। ये कैमरा और कर लीजिए सारिका जी। आदरणीय महोदय, सारिका प्रधान नवनिर्वाचित है, ये पढ़ी लिखी महिला है, थोड़ा अनुभव जरा कम है, लेकिन तो इन्होंने जो है अभी तक बहुत कुछ काम कर दिया है। जैसे मनरेगा वगैरह सब पैसा इनके पास आता है, इससे खेल मैदान में, कन्या गुरुकुल में, शमशान घाट में, रास्तों के आसपास जो है खरपतवार था से करवा दिए, रास्ते साफ करवा दी। गाँव में एक अतिरिक्त सफाई कर्मचारी लगा गांव की सफाई करा रही है, ये बहुत लगनशील है और ठीक है, अनुभव कम है। आगे जो है इनकी योजना है, ये अभी जो है ये संविधान के लिए प्रधानमंत्री दो शमशान घाट में हमारे यहाँ से चालू है, उन दोनों घाटों के लिए नाली बनाना और सब ये सब काम कराने के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। उस कार्य के लिए जो है हमारे यहाँ खेल मैदान है, जिसमें हम 2 भवन बनवा निर्माण है, एक तैयार हो गया है, दूसरा निर्माण पाचनालय की स्थापना करेंगे। इसके अलावा इनकी योजना है कि इसमें, क्योंकि आज जो है हम परिवार बड़े होते हुए चले गए और जो है क्या नाम चली गई, चले गए विवाह से आदमी का कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो है दिक्कत होगी। तो खेल मैदान में ही जो 2 भवन बने हैं उसी में विवाह शादी होते है कि हमारे गांव में यातायात की बहुत बड़ी कमी है। उस यातायात के लिए भी जो है गई थी, वहाँ जाके सड़क का निर्माण और उनका चौड़ीकरण और यातायात के लिए रोडवेज डिपार्टमेंट से मिले हैं मांगे से जैसे बस की व्यवस्था करी है। उधर क्या है हमारे यहाँ पे रेल लाइन करती है, उस रेल लाइन के लिए जो है स्टेशन
संगठन नहीं, ये प्रयास करते हैं। इसके अलावा छोटी आबादी है, भूमि संबंधी सभी काम करते हैं और जैसे विधवा पेंशन वगैरह ये है या और कोई सरकार ये चल रही है। इसके अलावा जो गरीब वर्ग को आवास विकास योजना के अंतर्गत है 12-14 मकान की आपूर्ति होती है। तो कार्य जो है वो बनवा रही है, कुछ निर्माण भी है, कुछ है आगे के सरदार साहब आवाज सुधारो। डुप्लीकेट हो रही है क्या? थोड़ा सा आप चेहरे के पास पहुंच जाएगी, मुंह के पास तो ठीक हो जाएगी आवाज। और क्या हो गई है? देखो हुई है क्या? आवाज देखिए, बात तो ठीक आ रही है। हनुमान राम सर, मुझे छोटी सी बात कहनी है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हनुमान राम जी, मैं बस 1 मिनट लेना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर एक्चुअली अभी लास्ट 3 घंटे से हमारी आरएलडी जो पार्टी है जयंत चौधरी जी की, उसके साथ हमारी मैनिफेस्टो की मीटिंग चल रही है और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये मीटिंग इतनी लंबी चलेगी, जो कि शायद अभी और भी लंबी चलेगी। बट ये मीटिंग जैसे ही फ्री होती है मैं आपको ज्वाइन बैक करूंगा, हालांकि बीच बीच में ज्वाइन करता रहूंगा। बट मुझे इस पे बड़ा खेद ही कहूंगा कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हम 3 घंटे से लगे हुए हैं ऑलरेडी, बट अभी भी चल रही है। चलो ठीक है, आप कोई बात नहीं, हम अपना चला रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा आपके एंड पे भी। ठीक है, ठीक। लास्ट में आप तो ठीक है। जी जी श्योर। हाँ ठीक है, ये फ्रांस से जुड़े हुए हैं इनका, तो हम लोग चलाएंगे। तो वीरेश जी थोड़ा आवाज का करो। और मैं इस मिशन को इस दिशा में लेना चाह रहा हूँ कि हम कुछ 29 विषयों में से कुछ विषय आज एस्टेब्लिश करें और एक ग्राम सभा ऐसी कुछ एक कमेटी, ग्राम सभा, कुछ भी नाम दे दें वो, उसमें जैसे लाइब्रेरी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैडम है, बाजार या मेला लगाने का कोई प्रस्ताव है, या ऐसी बात को हम लाएं। हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन हम चिंतन में लाएं कि 29 विषय, पहली बात तो गांव वाले रट ले, फ्लेक्सी बोर्ड बढ़ा ले और बच्चे बच्चे के दिमाग में ये आ जाए कि ये हमारे अधिकार हैं और उन अधिकारों को हम पहुंचा दें। क्यों आगे के गांवों की हम चाहेंगे कि फ्लेक्सी बोर्ड से कहें, क्योंकि स्क्रीन वाला आपको हर एक समझता नहीं है। फ्लेक्सी बोर्ड बनवाएंगे और उसको चलाएंगे। तो ठीक है, चलो वो मैडम से कुछ बोलाओ, मैडम क्या कहना चाहेंगी? हनुमान राम जी, हाँ, जो संबोधन दिया गया है वो उन्हीं के बिहाफ पे, इन्होंने धर्मवीर सिंह जी ने आपको दिया है, वो उन्हीं के बिहाफ पे बोले हैं, हाँ। सारिका जी के बिहाफ पे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं चीजों को, उनकी भी समझ में आएगा और शायद कार्यक्रम का हमारा एक चैनल रहेगा। आवाज की दिक्कत आ रही है उधर से, तो भी इसमें रिमूव होगी। तो मैं बताना चाहूंगा, 3 विषय आपने बताए हैं आज के लिए। एक तो ग्राम सभाओं द्वारा पुस्तकालय का बनाया जाना। चाचा जी माफी मांगूंगा मैं 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज हमको कम आ रही है क्या? सभी को कम आ रही है क्या? थोड़ी सी कभी हो सका है तो सुधार आ रही है, थोड़ा माइक को नजदीक रख के या हाँ, फोन को, या तो जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो कोशिश करेंगे आवाज थोड़ी सी तेज हो जाए। अरविंद जी अब भी कम आ रही है क्या? हाँ थोड़ा, अब ये तो वो ठीक है, चलो ठीक है, अब थोड़ा तो, हाँ चलो चले। हेलो, अब कुछ इम्प्रूवमेंट? हाँ, लाइब्रेरी में बात कोई पैसा नहीं है, लाइब्रेरी में फिर भी पैसा है। कल्चरल प्रोग्राम वाला जो विषय है आपका, उसके अंदर आपका अपना गांव का जो है वो से ले लो, और बाजार या मेले लगाने का जो इकोनॉमिक सोर्स बढ़ाएगा गांव के। हाँ, तीन विषय कर रहे हैं। एक पुस्तकालय का के लिए इनका भवन निर्माणाधीन है, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मेले और मंडियों का है, वो ये प्रयास करेंगे गांव में इस तरह का आयोजन ये करें, इनको इस बारे में निर्देशित किया जाएगा। इनको प्रयास करेंगे कि इनको सहयोग या इस तरह का कोई मॉडल अगर हम लोगों के पास है तो वो इनको भेजा जाएगा भविष्य में। और तीसरा आपने बताया कल्चरल प्रोग्राम का। कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे अभी यहाँ केवल धार्मिक कार्यक्रमों के रूप में ये लोग चलते हैं। इनको बताया जाएगा कि दूसरे तरीके भी
सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं जो युवाओं के विकास के लिए विशेष रूप से होते हैं। प्राइमरी स्कूलों में जैसे कि समय होता था, और क्रीड़ा वगैरह के, खेल वगैरह के कार्यक्रम तो यहाँ होते रहते हैं, पहले भी मेरी जानकारी में है। यहाँ इन लोगों को ज्यादा समझाने की हमें जरूरत है। अभी 3 कार्यक्रम आप टिक कर सकते हैं इसमें, तो ये करेंगे। इसके अलावा कृषि विस्तार के बारे में इनको कार्यक्रम हम अपने सोचने से देने का प्रयास करेंगे। तो इनकी लोकल प्रोड्यूस है, उसमें ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक विस्तृत कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं आगे भविष्य में। प्लेटफॉर्म पर विचाराधीन है इस समय, और उसका प्रस्ताव मैं आपकी बार प्रोग्राम पर रखना चाहूंगा कि जैसे ये बेल्ट गन्ना बाहुल बेल्ट है, तो गन्ने से एथेनॉल बनाया जा सकता है। अभी भी 7% एथेनॉल बना करके पेट्रोल में ब्लेंडिंग की जा रही है। तो मेरा सुझाव वहां रहेगा उद्यमा में कि हम जब 20% तक ब्लेंडिंग हो सकती है पेट्रोल में, तो क्यों ना ग्राम सफाई अपने स्तर पर एक छोटा प्लांट लगा करके एथेनॉल का, और अपनी जमीन पर का एथेनॉल तैयार करें। अपने जो निजी वाहन है उनमें प्रयोग करें, पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करके ही करें, क्योंकि दोनों के मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है। आज एथेनॉल की जो दर है वो 60 रुपए है, और जो प्रोडक्शन का है एथेनॉल का वो ये जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है, 1 क्विंटल गन्ने से तैयार होता है, जिसकी कीमत 60 रुपए के हिसाब से 40 पड़ती है, और तकरीबन 26 रुपए क्विंटल उस समय की हो सकता है बढ़ी हो, 60 रुपए क्विंटल लागत आएगी एथेनॉल तैयार करने में। तो इस तरह का प्लांट, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमारे 2 बड़े प्लांट लगे हैं, मिल लगे हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के। यहाँ की फैक्ट्रियां भी कुछ एथेनॉल तैयार करती है, बेकरी तैयार करती है। अभी हाल में सभी फैक्ट्रियों ने सैनिटाइजर तैयार करके बाजार में बेचा है। ये ग्राम की जानकारी में ये तथ्य नहीं है, सरकार नहीं दे पा रही है। तो इस तरह की चीजों से आने वाले समय में ग्रामवासियों को ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, तो वो जान पाएंगे मिल करते हैं, कहा जाएगा कि गन्ने के उत्पाद से बहुत कुछ आमदनी हो सकती है, और उस आमदनी बढ़ी आमदनी से किसानों का विकास किया जा सकता है। विकास कार्यक्रम काफी चलाए जा सकते हैं, उस समय पर गन्ने का भुगतान तो दिया ही जा सकता है। तो इस तरह की योजनाएं इसमें हम ग्रामवासियों को बताएंगे बड़े स्तर, उसमें भी हो सकता है। हम कल्याण गाँव प्राथमिकता रखें, ये भी गन्ना बहुल गाँव है, यहाँ भी गन्ना ही ज्यादा होता है। जल व्यवस्था ये भी अपने आप में हो सकता है कि गांव के तालाबों की डिप्टी करके झील के रूप में परिवर्तित करके एक लेक के रूप में, तो वहाँ हार्वेस्टिंग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, उससे जल स्तर में सुधार होगा। इस तरह के कार्यक्रम भी बताएंगे। पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, इसमें भी बहुत सारा मोटिवेशन दिया जा सकता है हमारे मत से। सामाजिक वानिकी और फॉरेस्ट्री जो शहरों के किनारे, सड़कों के किनारे जमीन पड़ी हुई है, उसमें फॉरेस्ट्री का विकास किया जा सकता है। लघुवत उत्पादन में तो इन गाँव में जमीन की भारी कमी है, ज्यादातर जमीनें यहाँ सरकारी उनका आवंटन कर दिया गया है, लोडिंग हो चुकी है उनकी, वो दूसरे कार्य में है, तो वो जमीन निकालने की है। पीने के पानी के स्तर पर मैं चाहूंगा कि प्रत्येक गाँव में पेयजल की योजना जो चलाई जा सकती है, बड़े पैमाने पर यहाँ सुविधा लगाए जा सकते हैं गाँव में, सबको पेयजल दिया जा सकता है। स्कूलों में कहने का आशय ये है कि बहुत सारे कार्यक्रम इसमें ऐसे हैं जो हम अपने सुकर पर मोटिवेशन कर सकते हैं गाँव से, और इसके लिए हमारा आदर्श गाँव रहेगा, और इसमें ध्यान कराना जी। हाँ वीरेश जी, मैं एक कह रहा था कि हम अब इसको युवाओं को बीच में लाएं, और एक लास्ट में हमारा जब समापन हो तो गांव को प्लास्टिक फ्री की यदि शपथ ले सके, तो आज की हमारी मीटिंग की एक प्लास्टिक फ्री हम बिल्कुल कर सकते हैं। जो वोकेशनल एजुकेशन का जो सेटअप है, क्योंकि एक गांव ने वोकेशनल एजुकेशन के तहत एक रिसाइकल का प्लास्टिक का प्लांट लगा लिया, उसमें डाल करके और उसकी ईंटें बना करके गांव में देना शुरू कर दिया। तो ये हम वो आगे की बात करें या नहीं करें, लेकिन गांव को प्लास्टिक फ्री करने की हम कर दें। तो युवाओं को अब आगे लाओ, कुछ यूथ जो आप कह रहे हो कि ये पूरा ग्राम सभा यूथ की है,
तो ग्राम सभा इस पे आपने जो विषय रखे हैं, अपने 29 बताए हैं, इनमें इनको लाओ देते, क्या ये कहना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, कैसे होगा ग्राम सभा का, हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे। इवन इनको ये भी कहो कि हम विदेश के लोगों को भी आपके साथ में जोड़ें। तो ऐसी स्थिति में यूथ में ऐसे कोई हो, उनको हमें आप उनका उद्बोधन कराओ, क्या उतने अच्छे तरीके से ये व्याख्या ना कर पाए अभी, क्योंकि अध्ययन इन्होंने आज ही शुरू किया है। शपथ आप तैयार रखें, जो शपथ आप दिलवाना चाहते हैं ग्रामवासियों को, दिलवाना चाहेंगे आप बोलते जाना। वो तो वही शपथ बना करके एक ले सकते हैं, प्लास्टिक फ्री, कि हम प्लास्टिक को गांव के अंदर एक जगह डालेंगे और सिंगल जो प्लास्टिक है उसको हम जो है सड़क पे या कहीं नहीं बिखेरेंगे, इतनी सी शपथ लेनी है। तो उसको हम लेकर के कहीं विदेश जी को बोलना चाहूंगा एक बार। हाँ, ये शालिनी बुलवाएंगे। हाँ, आपके वहाँ के लोग, उनको आप प्राथमिकता दो, फिर हमारे में से कोई आदमी होगा वो कहेगा। आप वहाँ से लोगों को अटैच करो और इसमें देखो वो क्या सोचते हैं, क्योंकि ग्राम सभा के रूप में वो क्या सोचते हैं गांव के विकास के बारे में, इन बिंदुओं के ऊपर। मेरे पास वक्ताओं की थोड़ी कमी है बोलने वालों की, अभी उतना ज्यादा नहीं, जो भी जरूरी नहीं, आप सीधी 4 लाइन में बात कहे, लेकिन वहाँ का आदमी यदि कहता है तो हमें यूँ खुशी होती है कि कुछ लोगों में एक जागृति खड़ी हो रही है। कोई यूथ बच्चे हैं, कोई पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा आप अटैच करो और फिर हम लोग जुड़ेंगे आपके साथ में, कोई अपना डिस्कशन। देखो कोई बच्चे को बुलाओ आप किसी को कि भाई हम लोग ये करना चाह रहे हैं। आप फिर फ्रीली करो, आप भाषण का रूप मत लो, भले ही आप खड़े होकर के फ्रीली इनके पास हो जा करके और इन लोगों से बात करो, एक ग्राम सभा करा लो कि भाई बोलो तुम क्या कहना चाहोगे। फोन उनके पास ले दो। हाँ बोलिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम भूपिंदर कोरिया, गांव कन्यान, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। सर गांव में हमारा एक संगठन है जो 3 साल पहले शुरू किया था और शुरुआत केवल गांव की सफाई से ही हुई थी। हम आज भी उसी में प्रयासरत है, कोशिश करते हैं कि गांव में जितनी सफाई हो सके वो करते हैं। हमारे युवा साथी सभी उसमें आज भी लगनशील है। उसी प्रकरण में खेल, शिक्षा और गांव विकास के लिए हम लगनशील हैं और सभा के माध्यम से आज शपथ लेता है आपको प्लास्टिक मुक्त करा के ही दम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कोई यूथ में से, बच्चों में से कोई हो, आप घूम के माइक आपका कैमरा ले जाओ, घूम के अपना संचालन कर लो ग्राम सभा को पूरी को। कोई बच्चे बोलेंगे जैसे बहुत अच्छी बात कही, इनका संगठन बना हुआ तो बहुत कुछ हम हासिल कर पाएंगे इनके। और आप घूम कर बैठे हो, उनसे आप देखे हो टीवी वाले, मीडिया वाले इंटरव्यू, माहौल क्या वाला लाता है, वो उस तरीके से आप लाओ इनको आगे, तो ये ग्राम सभा सशक्त हो जाएगी। नमस्कार, क्या बोलना चाहूँगा? हाँ बोल दीजिए सर, आपका परिचय दे देना, मैं बोल दीजिए 2 मिनट के लिए। नमस्कार, लोकेंद्र कोरिया, गांव कन्यान, मैं दिल्ली पुलिस में बतौर एसआई हूँ। अच्छा ठीक है, फिर बोलिए साहब, आपके गांव का मामला तो बोलिए, आपकी फुल छूट है। हाँ बोलिए। ये हमारा युवा शक्ति कन्यान संगठन जो है पिछले 22 दिसंबर 2018 से काम कर रहा है। ठीक है। और हमारा खेल और शिक्षा और गांव की साफ सफाई और वृक्षारोपण पे काम कर रहा है। हमने करीब अब तक 700 पौधे लगा दिए अपने गांव में, अपने शमशान घाट, खेल मैदान और अन्य जगह पर। और हम जो अपने गांव को, जैसा आप कहे, प्लास्टिक फ्री करने का पूरा ध्यान लगाएंगे और करके मानेंगे 100% जो है इसको हम प्लास्टिक फ्री कर देंगे। धन्यवाद जी। बहुत बहुत पूर्णिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तारीफ सुनी थी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो ये हमारा नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है,
और विदेश तक के लोग आपके साथ कदम ताल करते मिलेंगे, कदम से कदम मिला के मिलेंगे। हम कुछ अपेक्षा लेते हैं कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे गांवों का नया प्रारूप बना पाए, तो आपके सोच और चिंतन को हम दाद देंगे। हाँ, आप वीरेश सर, ओवर टू वीरेश सर, आप जाइए और पूरी ग्राम सभा में घूम के 2-5 जो भी लोग हैं अपने व्यू रखें, महिलाएं क्या करना चाह रही है सांस्कृतिक प्रोग्राम में और गांव की किस तरह की व्यवस्था है, आप बताइए। देखिए हमारे यहाँ पे जो हमारे गांव के जो सीनियर लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में करीब 7 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने हमारे गांव के बाहर गए हुए हैं सभी हमारे साथ जुड़े हैं सभी कार्यों में। वो स्टेडियम निर्माण चल रहा है, करीब उसमें 25 लाख रुपए अब तक हमने खर्च कर चुके हैं आपस में, और बड़ा अच्छा हो रहा है। वीरेश जी आज देख के भी आएंगे वहां पे, तो उन्हें बड़ा सब कुछ मिलेगा वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वीरेश जी सर, आप लाइए कि नहीं, महिलाओं को, बच्चों को, जो भी और है आप लाइए। बहुत बढ़िया काम है। ओके, ये महिला आई है, ये अपना संबोधन देंगे अभी। हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप जोर से बोलो, माइक को पास लेके फुल स्विंग से। महिलाओं से हमें बहुत अपेक्षा है, जोर से बोलो आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं गांव कन्यान में आंगनबाड़ी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा नाम बबीता है। और जो है, मैं अपने गांव कन्यान में ये चाहती हूँ कि जब गर्भवती महिलाएं 0 से 6 माह के बच्चे और किशोर सभी के स्वास्थ्य उस पर अपने गांव में सबकी तरक्की चाहती हूँ, और सबका पोषण, स्वास्थ्य और उन महिलाओं का सम्मान, और उन सब महिलाओं के लिए उनके पोषण युक्त सभी सुविधाओं को जागृत करना चाहती हूँ। उनमें किशोरी बालिकाएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, धात्री हैं, उन सभी के पोषण के उस पर हम सब कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एकदम, आपने बहुत बड़ी बात कही और आपकी सेवा को दाद देंगे हम। और वीरेश सर, और जाइए इन बच्चों में, दूसरों में लोग और कोई है उनको माइक से आपका दीजिए, और कोई बच्चे और जो हो, खिलाड़ी हो, कोई खिलाड़ियों को भी बीच में लाओ। उनकी क्या अपेक्षा है खेल के मैदान में, वो क्या चाहते हैं खेल के खिलाड़ी। अरे भाई ज्यादा प्रेशर मत डालो। जब भी तो चलने जाएगा कोई। हनुमान राम जी थोड़ा सा बोलने में संकोच कर रहे हैं, बच्चे अभी काम में ज्यादा विश्वास करते हैं, वो तो संकोच करती हैं। आपने देखा होगा कि पर्दा प्रथा भी है, थोड़ा सा वो भी एक संकोच का कारण होता है। नहीं, पर जागृति बहुत अच्छी है। आप बात तो लाओ, महिलाएं सोचती क्या है, आपको नहीं कहें, किसी महिला को कह करके बात को लाओ। गांव के लोगों के चिंतन को हम एक स्टेप पे लाना चाह रहे हैं। हम लोग सुपरफिशियल लोग ऊपर ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये क्या सोचती है विकास के बारे में, ये क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में क्या इनको कमी महसूस हो रही है, क्या इनका चिंतन है। कोई ऐसी लेडीज जैसे ये बोली ना अभी, ये एएनएम की कौन थी, तो इनको लगा करके 2 या 3 इंटरव्यू करा दो, नौकरी में वो आप जो है उसमें इंटरफेरेंस कर दो, आप अपनी भाषा में बता देना कि इनका ये सोच है, ताकि हमें वहां की बात पकड़ में आए। क्योंकि हमारा ग्रुप डिस्कशन हम 15 मिनट में कर लेंगे, जो संडे की हमारी मीटिंग होगी उसमें करेंगे हम लोग। वीरेश चाचा जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। ये विकास जी पंवार वाला जो मोबाइल है, ये बीच बीच में जो घूम रहा है, इनसे बोलो ये भी बोले, क्योंकि वो बहुत, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसमें बोलेंगे तो बहुत लोगों के बीच में वो मोबाइल चल रहा है, तो मेरे हिसाब से वहां से अच्छा आपको व्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ टिप्स मिलेगी, ऐसा मेरे को मतलब लग रहा है। हाँ, विकास जी के पास लिंक है ना वो, तो विकास जी वाला, सर विकास जी वाले पे बुलवाओ आप थोड़े से। है ना, वो बेटी बेटी बोले, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो महिला है, बच्चे हैं उसमें, वो और मोबाइल पूरा घूमेगा ना, तो जहाँ वो जो बोलेगा उसके चेहरे पे कर देगा तो बात आ जाएगी। हाँ नमस्कार विकास जी, बोलिए। जी जी बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम देवांश कोरिया है। एक म्यूट करना पड़ेगा, या तो वीरेश तराज जी वाला म्यूट कर लीजिए। तराज जी आपका फोन म्यूट कर दो, मैं भी करता हूँ, फिर बोलने दो इनको।
नमस्कार जी, मेरा नाम देवांश पोरिया है। मैं अपने गांव की तरफ से ये हाँ, और आप वाला वीरेश जी फोन सही काम कर रहा है, इनका विकास जी वाला इको कर रहा है, 2-2 बार बोल रहा है, क्या कारण है? खेल खेल का स्टेडियम भी बना है, जैसे वो पुलिस वाला कह रहे थे, तो खिलाड़ी नहीं है क्या? खिलाड़ियों की क्या है इनकी फुटबॉल से गाँव का? खिलाने वाले भी हैं, कोच भी हैं, मैं किस 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 खेल में कोच है आपके? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट के लिए खेलने वाले रुके हैं, लेकिन विकास जी वाले फोन में बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ है, इको हो रहा है। विदेश जी, आप वाले फोन से ही कहीं घुमा के बात कर रहा हो, आप वाला सही चल रहा है, बाकी हम बंद कर देते हैं, बाकी सारे लोग। हमारे यहाँ से जो है रविंदर कपिटर, हाँ, और वो कोच भी है, पढ़ाता सिखाता भी, और दूसरे और भी कोच भी है, और खेलने वाले भी हैं। टीम हमारे यहाँ 2-3 टीम हुई कबड्डी की, तो दूर दूर तक खेलने के लिए जाते हैं। और हमारे गांव से कबड्डी प्लेयर गेम जो है, काफी लड़के जो है सर्विस पा चुके हैं, और बच्चों में हमारे लगनशील है। दूसरे, हम यहाँ से जो है गन्ने की खेती करते हैं, इसमें जो है हमारा ध्यान ये भी खेती की तरफ जा रहा है। कल मैं जो है एक जगह गया था कि 120 रुपए किलो खांड है, जिसका भाव जो है यहाँ से आम खांड का भाव जो है 40 रुपए के करीब में है, 30 रुपए। और उसकी बनी थी, तैयार हुई, उस सब की डिमांड आगे आगे तो कर रहे हैं जेबी के। और उसका जो है मैंने जब उससे ये याद किया क्या भाव पड़ा है, तो उन्होंने बताया मेरा गन्ना 550 रुपए कुंटल पड़ा है। इस तरफ भी ध्यान देंगे। और पशुपालन भी हमारे यहाँ से काफी है, दुग्ध व्यापार भी है, व्यवसाय में दुग्ध व्यापार है। और धीरे धीरे जो हम चाहते हैं कि यहाँ से हम कोई उद्योग लगाए, कोऑपरेटिव संस्था बना के। हमारी जो प्रधान बनी है वो एक इकोनॉमिक्स की में है, ग्रेजुएट है, और उनके साथ संपर्क करके, क्योंकि अभी निर्वाचित है, थोड़े दिन हुआ है, और कुछ इधर उधर के जो आना जाना रहा उनका, लेकिन अभी जो है योजना तैयार नहीं हुई। तो योजना हम चाहते हैं करके और व्यवसाय की तरफ बच्चों को बढ़ाना, क्योंकि अपना काम बढ़ाने की तरफ जो है हम बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। ठीक है हनुमान राम जी, आपको मिशन मिल गया होगा, मैं समझता हूँ। हेलो हेलो, रहे हैं हनुमान जी, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। मैं युवा शक्ति अध्यक्ष हूँ और श्रीमती कांता जी उपाध्यक्ष हैं। दोनों संगठन चला रहे हैं और बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। हम केवल देख रेख करते हैं, हम काम नहीं करते। एक दफा पढ़ाई की, टाइम हमारे से छीन ली, और जो है बच्चों ने सफाई भी की। आज हमारे गांव में सफाई भी है। कोरोना काल में भी हमारे गांव में काफी सुविधा दी। प्लास्टिक के लिए जो है आपने जैसे अनुरोध कर रहे हैं आप है, तो हम आपके जो है आपको आश्वासन देते हैं कि प्लास्टिक हम गाँव कर देंगे, और आगे जो है और बच्चों को शिक्षा देंगे। नौकरी
देने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, बल्कि नौकरी दाता बनाएंगे इनको, ऐसी हमारी योजना है। तो वीरेश जी, मैं तो दूसरे चरण को शुरू करूँ, 2-2 मिनट हम बाहर के लोग बोल रहे हैं, फिर बाद में मैडम सारिका जी एमए भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनसे 2 शब्द वहीं माइक उनको देके, मान लो इनके ससुर जी वगैरह कोई हो सकते हैं हो, तो उनको वहीं से बात का कुछ एश्योरेंस, प्लास्टिक वाला एश्योरेंस तो है ही, सबने दिया है, वो भी दे दें, और दूसरे भी हैं, तो हम जैसा कोई वो दिमाग में कोई बात हो तो 2 मिनट के लिए लास्ट में वो इस मीटिंग का समापन वो अपने स्तर पे करें, ऐसा मेरा सोच है कि वो 2 लाइन कहेंगी। और तब तक मैं यहाँ जो हमारे बीच उपस्थित हैं उनको आप हमारी बात 2-2 मिनट के लिए, हम कोई ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन हम एक मोटिवेटिव तौर पे हम अपनी बात को आप लोगों के बीच में या अपेक्षा के रूप में कि हम किसी गांव के लोगों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से, गांव की ग्राम सभा से, और जो पावर है उनके अंदर, तो हम सबको देंगे। और फिर सारिका जी जो है 2 मिनट कहेंगे, और फिर लास्ट में आप इसका पूरा जो है उसका एक सारांश हमें प्रस्तुत कर देंगे, और फिर हमारी मीटिंग जो है पूर्ण हो जाएगी। तो अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अनिल हमारे बीच हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो लोगों को भी सुना दें कि भाई हरियाणा के साथी आपके लिए क्या सोचते हैं। तो डॉक्टर अनिल अपनी बात को 2 मिनट या 3 मिनट में अपनी बात को रखें, फिर अब 5-4 लोग हैं, उन सबको मैं एक एक कर दे दूंगा 2-2 मिनट में, फिर आप सारिका जी और आप 2 रहेंगे, अगर कोई विशेष बात हो तो उसको कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर अनिल। धन्यवाद जी हनुमान राम जी। अनिल जी, मैं आपका परिचय थोड़ा सा दे दूं यहाँ मेरे प्लीज। अनिल जी, हाँ। अनिल जी का परिचय में, डॉक्टर अनिल पंघाल है, ये फूड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और ये बराबर फूड टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी चीजें बताते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अपने गांव में चाहते हैं, तो ये आपके लिए सलाहकार बनेंगे। इस तरह के एक्सपर्टाइज हमारे पास करीब करीब हर विषय के हैं जो आपके लिए मदद करेंगे। तो इसमें ये डॉक्टर अनिल पंघाल जी की आवाज आप सुनेंगे आप आगे मेरे बात में। धन्यवाद जी वीरेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आप एक कार्यक्रम जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर, और बहुत ही जागरूक पंचायत, बहुत जागरूक ग्राम सभा के बीच में आप बैठे हैं, और जो लोग पर्यावरण के ऊपर, युवाओं के विकास के ऊपर, खेल कूद के ऊपर, सभी विषयों पर काम कर रही हैं। और ये जो जिन विषयों पर काम कर रही हैं, हो सकता है कि इससे देश और हमारे गांव का कोना कोना स्वच्छ होगा, और इससे स्वच्छ होने की वजह से बहुत सी बीमारियों से पीछा भी छूटेगा। इसके अलावा मैं जो इनके साथ से, इन्होंने जो अभी प्लास्टिक फ्री के लिए कहा कि हम प्लास्टिक फ्री का वो लेते हैं, प्रण लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा इनको इस बारे में कि प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक का उपयोग होने की वजह से जो नदी नालों में और समुद्र में प्लास्टिक हो गया है, उसके छोटे छोटे कण अब हमारे नमक में भी आने लगे हैं उस प्लास्टिक के। और वो आप ये मानिए कि आप 1 या 2%, अगर आप 100 ग्राम नमक खा रहे हैं पूरा, उसमें 10 दिन में, 20 दिन में या महीने में, अगर एक व्यक्ति 100 ग्राम नमक खा रहा है तो उसमें 1 ग्राम तो प्लास्टिक वो जरूर खा रहा है। इस हिसाब से इतने छोटे छोटे कण आकर के उस प्लास्टिक के अंदर आ चुके हैं, और वो इतने खतरनाक हैं कि आज के वक्त में कैंसर जैसी बीमारियां इन छोटे छोटे प्लास्टिक कणों की वजह से और हमारे खान पान की वजह से होती जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, पाचन शक्ति का कमजोर हो जाना, और हमारे अंदर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो दूसरी बीमारियां आ रही हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर, हमारा बचाव बीमारियों से रक्षा करने का जो कवच है इम्यूनिटी सिस्टम, वो कमजोर हो रहा है। वो इन खान पान की वजह से हो रहा है। हमने एकदम से जो चेंज कर लिया अपना खान पान का तरीका, क्योंकि
हमसे पहले वाली जनरेशन या उससे पहले वाली जनरेशन जो कि ये प्रोसेस्ड फूड नहीं खाती थी, अपना एक हमारा देश का संरचना ऐसी है कि हमारे यहाँ फ्रेश फूड जो है, ताज़ा फल और सब्जियां पूरा साल मिलती हैं, मौसम के अनुसार मिलती हैं। हमें प्रोसेस करने की ज़्यादा सी ज़रूरत नहीं है और प्रोसेस फूड खाने की ज़्यादा सी ज़रूरत तो है ही नहीं। बट हमने धीरे धीरे वो प्रोसेस्ड फूड खाना शुरू कर दिया और उस वजह से हमारी जो जेनेटिक मेकअप है, जो हमारे डीएनए है, उसको प्रोसेस फूड खाने की आदत नहीं है, उसको प्रोसेस फूड पचाने की आदत नहीं है, उसको वो केमिकल्स खाने की आदत नहीं है। तो उसने उसके रिस्पॉन्स में हमें हमारे शरीर ने काम करना कम किया और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और ये कमजोर होने शुरू हो गए। तो अगर फिर से जैसे आप वृक्ष लगा रहे हैं तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से, आप फलदार वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए और बीज से लगाइए। और सभी जो अपने घर में बच्चों को भी सिखाइए कि देखिए बीज से पौधा कैसे निकल रहा है। पौधा होता है उसकी उम्र 30% ज्यादा होती है जो ग्राफ्टिंग से पौधा लगता है उससे। अगर आप कोई ग्राफ्टिंग करके पौधा लगा के, कोई कहते हैं कि कलम चढ़ा दी, उससे अगर कोई पौधा लगता है उससे 30% कम उम्र होती है ग्राफ्टिंग वाले की और बीज वाले की 30% ज्यादा उम्र होती है। तो ये चीज बहुत बहुत बढ़िया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वीरेश जी को, हनुमान जी को, जो इतनी जागरूक पंचायत के साथ आज हमें जोड़ा। और अगर कभी भी किसी भी विषय पर, चाहे वो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड विषय हो, क्योंकि मेरा काफी एक्सपीरियंस है फूड इंडस्ट्री से, मैं बड़ी नेस्ले जैसी फूड इंडस्ट्री में मैंने काम किया है। अभी मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में यही काम करता हूँ, किसानों को इंडस्ट्री सेटअप करने में हेल्प करना। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत होगी तो मैं आगे हमेशा से आपके लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद जी। तो वीरेश जी, अब एक गांव वालों को बता दो, आपके हमारे साथ में डॉक्टर अनिल हैं, किसी को इंडस्ट्री लगानी हो तो। अब मैं जोड़ना चाहूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हरलाल सिंह जी हैं, है वानिकी, लघु वन उपज और सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, तो फॉरेस्ट के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे 2 मिनट में। इस तरह से हम एक्सपर्ट की जो टीम है आपके बीच में देंगे, इनका परिचय भी करा लो। हरलाल सिंह जी राजस्थान सीकर से हैं और फॉरेस्ट के जिला लेवल के अधिकारी जो है एसपी कलेक्टर के इक्वलेंट की पोस्ट के हैं। तो हरलाल सिंह जी से मैं कहूंगा कि पंचायत के अंदर फॉरेस्ट का जो सिस्टम है, क्या आप हेल्प कर पाए और गांव वालों को भी एश्योरेंस है कि हम सदा आपके लिए तत्पर रहेंगे। हरलाल सिंह जी, ओवर। बीच में बोलना चाहेंगे धर्मवीर जी कुछ जरा इस बात। हनुमान प्रसाद जी, हमारे यहाँ जो है बिल्कुल है, इसे लेकिन और तो आप हमने कि थोड़ा सा बच्चों को प्रयास से यहाँ की संख्या बढ़ाई जा सके, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ से बच्चे संस्कार करने से ही क्या हमारा जी हरलाल जी बताएंगे आपको वानिकी के बारे में, ये लघु वानिकी गांव में ग्राम सभा में किस प्रकार विकसित की जा सकती है, इसका शेयर करेंगे।